फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On the behalf of Al-Karam High School, Datanagar, Badami Bagh, Lahore, I am going to deliver to 9th class the lecture of English and Park Studies. So we were discussing about the lesson. The title of the lesson was Noise in the Environment, शोर की आलूदगी. In this lesson, in this chapter, in this unit, we were discussing about what is noise in the environment, how can we define pollution, what are the several kinds of pollution, as well as what are the effects of noise pollution, and how can we get rid of this gigantic issue. इस बहुत बड़े देवहैकल इशू से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं. व्हाट रोल कैन बी प्लेड बाय अ कॉमन मैन एंड व्हाट रोल कैन बी प्लेड बाय द स्टेट एज वेल. चलें जी, लेसन हमने बेटे ख़त्म किया था, तो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट इट्स एक्सरसाइज. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा. 115 पेज है जी मेरे पास, सफ़ा नंबर 115. उसकी क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए. हाउ डू यू डिफाइन नॉइस पोल्यूशन. ये देखा हमने, एनी काइंड ऑफ नॉइस दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की आम कारगुजारी पर जो असरअंदाज होता है, उसकी ज़िंदगी के मामूल को जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, उसे वो कहते हैं नॉइस पोल्यूशन कहते हैं. अच्छा, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट एज सोर्स, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट आ सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. ट्रांसपोर्ट जो है आमतौर पर इसका कैसे ज़रिए है, तो उसकी भी डिटेल देखी उसके अंदर हमने. हाउ इज़ कंस्ट्रक्टिव वर्क आ काज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्शन के जो साइट्स होती हैं वो चीज़ें कैसे एक नॉइस पोल्यूशन का बायस बनते हैं, वो देखा हमने कि वहाँ पर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े जनरेटर इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, सामान लेकर कंक्रीट पीसा जाता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनकी बड़ी दिल दहला देने वाली आवाज़ होती है. ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड जो है उनकी होती है. एंड इट अफेक्ट्स ए लॉट ऑन आवर हेल्थ एज़ वेल एज़ द हेल्थ ऑफ दोज हु आर वर्किंग देयर. आई मीन लेबरर, जो वहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं ना, उनको भी बहुत बुरे तरीके से बेटे को मुतासर करती है. हाउ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइस पोल्यूशन. टेक्नोलॉजी जो है वो नॉइस पोल्यूशन की कैसे बन रही है. फैक्ट्री एरियाज़ में जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो काम करते हैं, उनकी आवाज़ें, उनका शोर उनको मुतासर करता है, उनके कानों की समात को मुतासर करता है. हमने देखा कि कानों की समात अगर मुतासर होती है, ज़्यादा शोर अगर हम सुनते हैं, तो वो एंजाइटी बन जाती है, वो हाइपरटेंशन बन जाती है, वो स्ट्रेस बन जाती है, वो एक हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं. तो सारी डिटेल बेटी हमने देखी है इसमें. हाउ इज़ नॉइस डेंजर्स फॉर ह्यूमन हेल्थ. इंसानी सेहत के लिए कैसा नुकसानदेह है, इसको भी देखा है हमने. व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइस कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वहाँ से आने वाला व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन, हाँ, आने वाले शोर को से बचने के लिए हम कौन कौन से हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं. आंसर्स कैन बी ऑब्टेन फ्राम द नोट्स. आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव रिटन ऑल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन नोट्स दैट जो पोजेस, जो आपके पास मौजूद हैं. अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 117. ये एक्सरसाइज में मैं आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली दोज क्वेश्चन हु आर विच आर इंपॉर्टेंट इन एक्सरसाइजेज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यू विल हैव टू टेक द एग्ज़ाम देने हैं आपने, एग्ज़ाम की तैयारी करें आप. ट्रांजिशनल डिवाइसेस. बेटे ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे मखसूस अल्फाज होते हैं जो मखसूस मौके पर अदा किए जाते हैं, जो मखसूस मौके पर अदा किए. एंड कब अदा करना है हमने, हाउ एवर कब अदा करना है, बट कब अदा करना है. तो ये टेबल उन्होंने दिया हुआ है. एडिशनल का लफ्ज़ है ऐड करने के लिए, इजाफा करने के लिए. मैं बाज़ार जा रहा हूँ और मैं वहाँ किताबें ख़रीदूँगा. एंड के सिवा कुछ और इसमें आ नहीं सकता. आई एम गोइंग टू द एंड आई विल ब्रिंग बुक्स देयर. क्योंकि बाज़ार जा रहा हूँ, उसकी अगला वाक़या है जिन्हें मैं वहाँ किताबें ख़रीदूँगा. ये मैंने छोटी सी मिसाल दी है. जब आप उसको पढ़ेंगे ना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. कंपैरिजन करने के लिए, मुवाजना करने के लिए आप बट येट आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, मैं दोस्त से मिलने गया, बट ही वॉज़ नॉट एट होम, लेकिन वो घर नहीं था. एंड ही वॉज़ नॉट एट होम आप नहीं लिखोगे, क्योंकि कंपेयर हो गया ना, मैं गया लेकिन वो मुझसे नहीं मिला. एम्फेसिस जोर देने के लिए, सीक्वेंसेस की सीक्वेंस के बारे में बात करने के लिए, एग्जाम्पलीफिकेशन एग्जाम्पल देने के लिए तो हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर इंस्टेंस भी कहते हैं, इन दिस केस भी कहते हैं, ऑन दिस ओकेजन वगैरह वगैरह, सो एंड सो ऑन. समराइजेशन मुख्तसरन कोई बात को करने के लिए इन अ नटशेल भी इस्तेमाल होता है, एज अ रिजल्ट भी इस्तेमाल होता है, कंसिक्वेंटली भी इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है इसमें। तो आगे एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें से वो MCQs में एग्जामिनर दे दिया करते हैं कि वो उसने सेंटेंस लिखा होता है, एक ब्लैंक होती है, नीचे उसने ट्रांजिशनल डिवाइसेस दिए होते हैं, एंड ओनली दैट ट्रांजिशनल डिवाइसेस विल फिल द ब्लैंक, जो उसकी अप्रोप्रिएट होएगी, उसके मुनासिब हाल होगी, सिर्फ उससे आप जो है ना उस ब्लैंक को फिल करेंगे, उसके अलावा भी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखें ना, इट वाज अनाउंस, ये ऐलान किया गया दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज, कि डॉक्टरों की सैलरी बढ़ जाएगी, ये ऐलान किया गया। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, उस नतीजे के तौर पर डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक, तो उन्होंने स्ट्राइक वगैरह बंद कर दी। अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, अमजद बड़ा एक्सीलेंट टीचर है। ही डैश, उसके बाद है डैश, ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट्स मैटर वेरी वेल, क्योंकि अपनी बात को वो बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स तक कन्वे कर देता है। तो आगे उसकी मिसाल लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल देने के लिए, एक्सीलेंट टीचर है तो उसकी मिसाल भी तो देनी है ना भाई, कैसे एक्सीलेंट टीचर है वो। आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, however she does not assist her friends in learning to speak English। ताहम आएगा जी यहाँ पर, द गवर्नमेंट हैज़ levied more taxes, कि हुकूमत ने ज़्यादा टैक्सेस लगा दी हैं, बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। बट आएगा यहाँ पर, हो गया ना, वो उलट हो गया ना, कि हुकूमत ने ज़्यादा उसके वो टैक्स लगा दिए हैं, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर जो है ना वो बेहतर नहीं हुई है, सैलरी में इजाफा नहीं किया गया। लास्ट वन है जी, सलमा इज़ अ गुड स्पीकर, सलमा एक अच्छी स्पीकर है। डैश, शी आल्सो राइट्स वेरी वेल, इन एडिशन, इसके अलावा, टीचर है तो उसका ऐड किया गया ना, टीचर के साथ साथ वो मज़ीद क्या है, सलमा इज़ अ गुड टीचर, इन एडिशन शी आल्सो राइट्स वेरी वेल। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ एडवर्ब क्लास, वो मोर देन वन वर्ड्स दैट वर्क्स एज अ एडवर्ब, एक अल्फाज से ज़्यादा जो कि अल्फाज एडवर्ब का काम करें, वो एडवर्बियल क्लास हो गया। एडवर्बियल क्लास ऑफ सेवरल काइंड, एडवर्बियल क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम हो सकती है, एडवर्बियल क्लास ऑफ रीज़न हो सकती है, मुख्तलिफ इक़साम है इसकी। तो जो वक़्त को शो करेगी एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम होएगी, जो बेटे टाइम को शो करेगी वो एडवर्बियल क्लास टाइम होगी, जो प्लेस को शो करेगी वो एडवर्बियल क्लास ऑफ प्लेस हो जाएगी, और जो किसी रीज़न को शो करेगी वो एडवर्बियल क्लास ऑफ रीज़न हो जाएगी। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। फ़िक्रा विल टेल यू इट्स सेल्फ, फ़िक्रा खुद आपको बताएगा। देखें ना, द ट्रेन लेफ्ट अ स्टेशन एज असद अराइव्ड, जब असद आया, वक्त को शो करेगा, जिस वक्त असद आया ट्रेन वो, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगी, एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम। अच्छा, उसके बाद है यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, तुम उसको रख सकते हो जहाँ तुम चाहो, तो ये एडवर्बियल क्लास ऑफ प्लेस हो जाएगी, जगह के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन, थीफ ने जब वो उसको चुरा लिया, ही लेफ्ट होम क्विकली, जल्दी से वो वहाँ से निकला, एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी, उसके चुराने के बाद, एडवर्बियल क्लास ऑफ मैनर, ये एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है जी ये भी। नंबर 4, ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैट वी हैव पास्ड, रीज़न है, ये रीज़न है क्यों खुश हुए, क्योंकि ही वॉज प्लीज, वो क्यों खुश हुआ, क्योंकि तुम पास हो गए थे, एडवर्बियल क्लास ऑफ रीज़न है ये। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत ना की, ये भी एडवर्बियल क्लास ऑफ रीज़न है। तो ये बेटे मुख्तसर सी एक्सरसाइज इसकी। टुमारो वी शैल स्टार्ट वेरी लास्ट लेसन ऑफ दिस एंथोलॉजी, इस एंथोलॉजी का आखिरी चैप्टर जो है वो हमने करना है, और उसका नाम है 3 Days to See बाय हेलन केलर, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। इसका ट्रांसलेशन कल हम शुरू करेंगे। तो इसके साथ पाक स्टडीज़ का हमारा टॉपिक चल रहा था पाक भारत जंग 1965 पाक भारत जंग। हमने देखा कि ये 17 रोज़ तक जारी रही थी। इट कंटिन्यूड फॉर 17 डेज़, वार ऑफ 1965 बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत और इंडिया। एनी हाउ, हमने देखा कि व्हाट वर द रीजंस that enforced India to inflict war on पाकिस्तान, जिसने इंडिया को मजबूर किया कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दो। उसमें कश्मीर इशू देखा हमने, पाकिस्तान की तरक्की भी थोड़ी सी इस पर बात हुई थी 2 दिन पहले। इसके अलावा वहाँ इंतखाबात होने थे, कांग्रेस ये इंतखाबात जीतना चाहती थी, इसलिए जंग मुसल्लत कर दी अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। नीफा लद्दाख के मकाम पर 62 में भारत और चाइना की जंग हुई, जिसमें भारत को इंतहाई बुरे तरीके से इंडिया हैड टू लिक द डस्ट, उसको हजीमत उठाना पड़ी, उसको ज़िल्लत उठाना पड़ी। जंग हार गया था भारत उस दौर में भी।
तो चाइना के साथ जो हुई थी, तो उस जो शर्मिंदगी हुई, जो फ़ौज का मोराल गिर गया, उस मोराल को गिरने से बचाने के लिए, गिर तो गया था, अब थोड़ा सा अवामी सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर जाकर मुसल्लत कर दी। उसके बाद हमने देखा कि इसके वाक़यात क्या थे। लाहौर पर हमला किया गया, मुख्तलिफ़ इलाकों से, सियालकोट की तरफ से हमला किया गया और ये कसूर की तरफ से हमला किया है, सियालकोट पर भी हमला किया गया, लाहौर पर कसूर की तरफ से हमला किया गया, बराह रास्त वाघा बॉर्डर से किया गया, बरकी हडियारा उस तरफ से हम पे हमला किया गया। ये कैंट एरिया की तरफ है बरकी हडियारा जो है। हर महाज पर उसे मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तानी बहादुर फ़ौजी सपूतों ने उनके दांत खट्टे करके रख दिए। ये सारी डिटेल बेटे हमने देखी। आज हम मज़ीद इसको ख़त्म करेंगे। अगली हेडिंग है जी आपकी फ़ज़ाई जंग। फ़ौज तीन किस्म की होती है ना, एक आर्मी होती है, बर्री फ़ौज होती है, एक बहरिया होती है जो नेवी जिसको कहते हैं, एक फ़ज़ाइया होती है जिसको एयर फोर्स कहते हैं। तो वो पहले हम देख रहे थे जो बर्री फ़ौज थी, ज़मीनी हमला जो जिन जिन एरिया से हुआ ना वो। अब हम देखेंगे फ़ज़ाई जंग जो थी, भारत ने हम पर फ़ज़ाई जंग भी मुसल्लत कर दी और पाकिस्तान जब संभला तो उसने भारतीय कई अड्डे, फ़ौजी अड्डों को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर की तरफ से बेटे ये जंग हुई थी, क्योंकि ये सारी जो पट्टी चलती है ना हमारी सियालकोट की तरफ, वो जम्मू कश्मीर का एरिया है, मकबूजा कश्मीर जो है। फ़ज़ाई जंग में हमने उनके पठानकोट, जोधपुर, आदमपुर, हलवाड़ा, जामनगर, श्रीनगर और जम्मू जो उधर मकबूजा कश्मीर में, ये एरियाज़ जो थे ना, यहाँ पर जो उनके फ़ज़ाई अड्डे थे हमने उनके तबाह कर दिए। उसके जवाब में उन्होंने हमारे जो एक सरगोदा का हमारी हवाई बेस थी, सरगोदा शाहीनों का शहर कहते हैं जिसे, सरगोदा शाहीनों का शहर जिसे कहते हैं, उसको तबाह करने के लिए कई फ़ज़ाई हमले किए मगर हर बार नाकाम रहा। लाहौर पर हमला किया तो हमारे स्क्वाड्रन लीडर MM आलम जो तारीख़ में इस नाम से मशहूर हैं, तारीख़ में दुनिया के अंदर जो मशहूर तरीन 1, 2 या 3 फ़ज़ाई हमलों में जो हीरोज़ हैं ना, ही इज़ वन ऑफ देम। ही वाज़ अ ग्रेट सन ऑफ पाकिस्तानी स्टेट। पाकिस्तानी रियासत का एक अजीम सपूत था, फ़ज़ाइया का एक अजीम सपूत था और एक फ़ज़ाइया के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। मोहम्मद महमूद आलम, इन्होंने आर्मी रिकॉर्ड कायम किया। तकरीबन 52-53 सेकंड्स के अंदर इन्होंने भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराकर एक आर्मी रिकॉर्ड कायम किया और आज तक कोई भी दूसरा बंदा इसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। 1 मिनट से भी कम अरसे में भारत के 5 लड़ाका आर्मी तैयारे जो थे ना, फ़ज़ाई तैयारे जो थे उनके लड़ाका तैयारे, उनको मार गिराया जिन्होंने, मोहम्मद महमूद आलम ने। तो इनके इस कारनामे को सराहते हुए खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ एक सड़क का नाम रख दिया गया है, MM आलम रोड कहते हैं बेटे उसको। बहरी जंग, काठियावाड़ का साहल है जी, द्वारका में भारतीय बहरी अड्डा हमने तबाह कर दिया। काठियावाड़ के साहल द्वारका का कराची की तरफ है, काठियावाड़ का साहल द्वारका भारतीय बहरी अड्डा हमने तबाह कर दिया। और जब वो उनका अड्डा तबाह हुआ तो उनकी एक पलटून ने, उनकी एक जहाज़ों की गिरोह ने हम पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तानी जो नेवी के जो बहादुर सपूत थे उन्होंने एक बहरी अड्डा कह रहा हूँ, उनका जो जहाज़ था, बहरी जहाज़ जो था, उसको मार गिराया, उसको डुबो दिया, समंदर के अंदर उसको गर्क कर दिया। बाकी जहाज़ों ने इस जहाज़ का अंजाम देखा और वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से फ़ौरन दुम दबाकर भाग गए। हमने बड़ी जंग में भी बर्तरी हासिल की, हमने फ़ज़ाइया में भी बर्तरी हासिल की, हमने भारत पर बर्री जंग में भी, फ़ज़ाइया में भी और नेवी में भी हमने उन पर बर्तरी हासिल कर ली। तो ये तीनों जंगें जो थी हम उनसे जीत गए। 6 सितंबर 1965 की जो जंग शुरू हुई थी, तो वो जंग 17 रोज़ जारी रहने के बाद 23 सितंबर 1965 को जंग बंदी हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत कर दी, भी आप लोग लड़ना बंद कर दें, अपील की। तो चूँकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर उस दौर में भी अमल करता था, आज भी अमल करता है और अमल करता रहेगा, कोई दूसरा करे या ना करे। उन्होंने अपील की, हमने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। हमारा जंग बंदी का ऐलान करने की देर थी, भारत ने इंतहाई सुख का सांस लिया, क्योंकि इंडिया वॉज बीइंग बीटन बैडली। वी गेव हिम अ ब्लैक एंड ब्लू बीटिंग। बुरे तरीके से हमने उनको मारा, तीनों महाजों पर मारा, फ़ज़ाई महाज पर भी हमने उनको मारा, बर्री महाज पर भी मारा, नेवी के महाज पर भी हमने मारा और तीनों जंगों में हमने बढ़तरी हासिल की थी। बाद अज़ां UNO की मुदाखलत पर 23 सितंबर 1965 सहरी के वक़्त दिस वार केम टू एन एंड, ये जंग ख़त्म हो गई, हमने जंग बंदी कर दी। इस जंग के असरार जो थे ना वो बड़े ज़बरदस्त थे।
एक दुनिया में ना पाकिस्तान की जो एक यू में से कि जो आर्मी ट्रेनिंग थी उसको बड़ा सराहा गया। हमारी आर्मी की ट्रेनिंग थी कि छोटा सा मुल्क, इंडिया की आबादी हमसे 6 गुना ज़्यादा, तकरीबन इससे भी ज़्यादा होगी। असला उनके पास ज़्यादा, टैंक उनके पास ज़्यादा। बेटे जंग असलों से नहीं लड़ी जाती, जंग के लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, जज्बा शहादत होना चाहिए। और वो जज्बा जो है सिर्फ और सिर्फ इज़ फाउंड इन द मुस्लिम्स, मुसलमानों में वो जज्बा पाया जाता है। एनी हाउ, बैन अवी शोहरत अख्तियार कर गया पाकिस्तान। मसला कश्मीर फिर उजागर हुआ क्योंकि मसला कश्मीर ही बैकग्राउंड था इस वार की जो असल सबब था। इसके अलावा हमें दुनिया के दोगलेपन से आगाही हासिल हो गई। हम उस ज़माने में सीटो सेंटो, ये मुआहदात थे जो अमेरिका ने किए हुए थे, सीटो सेंटो, सीटो सेंटो, इसकी डिटेल फिर किसी दिन आएगी। तो उस मुआहदे में ये भी था कि अमेरिका हमारी हेल्प करेगा, अमेरिका उस मुल्क की मदद करेगा जो इस मुआहदे का रुकन होगा। हम उस मुआहदे के रुकन भी थे, लेकिन हमारी हेल्प ना की गई। हमें उनके दोगलेपन का पता चल गया। चाइना मैदान में आया, उसने हमारी मदद की। हमें चीन की दोस्ती पर पहले भी फ़ख्र था, आज भी फ़ख्र है। इस्लामी ममालिक जो थे वो मंज़िल आम पे आए, वो मैदान में आए। उन्होंने हमारी अखलाकी, फ़ौजी, हर हवाले से, सफारती हवाले से, हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तानी कौम की मदद की इस नाजुक मरहले में। अच्छा, उसके बाद है जी ये इसके जो अपना यकजहती और इत्तेहाद था पाकिस्तानी कौम में, वो बेटे उस वक़्त नाकाबिल फरामोश था, इंतहाई मिसाली था। अपोजिशन अपने इख्तलाफात भूल कर अयूब खान के साथ उनके साथ ताउन का उन्हें यकीन दिलाया, अयूब खान को ताउन का यकीन दिलाया। अपने ज़ाती इख्तलाफात को भूल कर कौम यकजान हो गई, कौम यकजान हो गई अपने ज़ाती इख्तलाफात को भूल कर। इस जंग के अंदर हर बंदे ने जितना जितना कोई रोल प्ले कर सकता था किया। सियासतदानों ने भी रोल प्ले किया, आर्मी मैन ने भी रोल प्ले किया, आम पब्लिक ने भी रोल प्ले किया, तालिब इल्मों ने भी रोल प्ले किया। इसके अलावा हमारे फ़नकार भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने उस वक़्त, मैंने बताया ना कि टीवी नहीं होता था, बरह रास्त रेडियो स्टेशन जाते थे और बरह रास्त गाने रिकॉर्ड करवा कर अपने फ़ौजी भाइयों का खून गरमाते थे, उनकी हमीयत को बेदार करते थे। समझ लगी है बातों की? तो ये बेटी ये सारी जंग जो थी तफ़सीलन मैंने आपको बताई है। तो रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ विल बी डिस्कस लेटर ऑन। इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज एज़ वेल एज़ रिगार्डिंग द वार ऑफ पाक भारत 1965, so you may contact me in the comment section as well as you can see me in the office. God bless you. Fi amanillah. Allah.